इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 101। ऋषिकेश को सफलता दिलाने में मदद करने के बाद राज मेहरा सभी की नज़रों में भगवान की तरह थे। फिर ऋषिकेश ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। प्रकाश, पाठक और परवेश सिंह सभी ने राज मेहरा को आमंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वे तीनों राज्यों की अकादमी में सभी को अपना पहला पाठ पढ़ा सकें। राज मेहरा ने देखा कि वे कितने उत्साही थे और छोटी लड़कियां अकादमी में अध्ययन का अनुभव कैसे करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। पत्नी, कृपया आगे बढ़ें। ऋषिकेश मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें राज मेहरा के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थीं। राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी चारों बेटियों को यार्ड में स्कूल में ले आए। उन्होंने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि अचानक पीछे से एक बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी। ऋषिकेश, क्या शानदार प्रवेश है। राज मेहरा रुक गए और पीछे मुड़े। काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर एक बड़ा सा ब्रश लटकाए हुए आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। बूढ़ा आदमी बूढ़ा लग रहा था, हालांकि उसकी आंखों में जो आभा थी वह तुलनीय रूप से भयंकर थी। उसके चारों ओर एक मनसंत आभा थी जो अत्यंत गरिमा में थी। ऋषिकेश ने बूढ़े आदमी को बहुत देर तक देखा और भौहें सिकोड़ लीं। तुम हो, बूढ़े ने व्यंग्य किया। तुम सच में भुलक्कड़ हो। क्या तुम उस विद्वान को भूल गए जो सम्राट का दामाद नहीं बन सका क्योंकि वह तुमसे हार गया था? ऋषिकेश चौंक गया। तो तुम वही विद्वान हो? तुम ऐसे कैसे बन गए? उसे यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी। 3500 साल पहले जब वह देश भर में भ्रमण कर रहा था तो उसकी मुलाकात भव्य देश में एक अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान से हुई। इस विद्वान का नाम गौतम था। 19 वर्ष की आयु में उसे राजा ने विद्वान के रूप में शाही सरकार में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वह घमंडी था और विद्वान के पद को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने राजा के निमंत्रण को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। राजा इस वजह से नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसे भर्ती करने के लिए शर्तें बनाना जारी रखा। इस समय राजा की बेटी प्रकट हुई। गौतम ने एक नज़र में वर्तमान राजकुमारी को पसंद किया और इस तरह सम्राट का दामाद बनने का प्रस्ताव रखा। शाही राजकुमारी ने अभी अभी ऋषिकेश से मुलाकात की थी और वह उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती थी। इसलिए उसने अनुरोध किया कि जब तक गौतम प्रतिभा के मामले में ऋषिकेश से आगे निकल जाए वह गौतम से शादी करेगी। क्योंकि गौतम राजकुमारी के रूप की प्रशंसा करता था, वह तुरंत सहमत हो गया और तुरंत ऋषिकेश को प्रतिस्पर्धा करने के लिए खोजने चला गया। अंत में केवल 3 राउंड में वह ऋषिकेश से पूरी तरह से हार गया। क्योंकि यह राजा और राजकुमारी के सामने था, गौतम शर्मिंदा महसूस कर रहा था और गुस्से में चला गया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने कहा कि वे एक दिन ऋषिकेश को 10 गुना अपमान सहना पड़ेगा। ऋषिकेश को उम्मीद नहीं थी कि 3500 साल बाद जब वे फिर मिलेंगे तो गौतम ऐसे बन जाएंगे। गौतम ने व्यंग्य किया, मैंने अपना सबक सीख लिया है और इन वर्षों में साहित्य के मार्ग पर चलने के लिए मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। सौभाग्य से स्वर्ग ने मुझे निराश नहीं किया और मुझे आखिरकार वह परिणाम प्राप्त करने दिया जो मैं चाहता था। ओह, उसका शरीर अचानक सीधा हो गया। एक पल में बैंगनी धुंध उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और एक संत की अत्यंत भयंकर आभा के साथ फट गई। इस आभा के दबाव में राजमेहरा के अलावा वहां मौजूद सभी लोग चिंतित हो गए। तुम एक छद्म संत हो। ऋषिकेश कांप उठा। गौतम की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। वह शायद एक सच्चे संत बनने से बस एक कदम दूर था। ये सही है। गौतम ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपनी पीठ पर रखे विशाल ब्रश को पकड़कर उसे जोर से जमीन में गाड़ दिया। मैं कैंग ड्रैगन महाद्वीप के साहित्यिक दिग्गजों का नेता हूँ। उसकी बातें सुनकर बाई जुंगियन जल्दी से आगे बढ़ गया। क्या ये हो सकता है कि आप वर्तमान महाद्वीप के नंबर 1 साहित्यिक दिग्गज हैं, संत गौतम? गौतम ने व्यंग्य किया और एक शब्द भी नहीं बोला। बाई जुंगियन और अन्य लोगों ने समझ लिया कि संत गौतम गौतम का उपनाम था और साहित्य जगत में यह अफवाह थी कि संत गौतम ने 300 साल पहले ही नंबर 1 साहित्यिक दिग्गज के रूप में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर लिया था और कोई भी उनकी स्थिति को हिला नहीं सकता था। इसके अलावा संत गौतम के बारे में सबसे आकर्षक बात यह थी कि वे अपने साथ एक विशाल ब्रश रखते थे। ऐसा लग रहा था कि संत गौतम निस्संदेह गौतम थे। ऋषिकेश ने आह भरी। ऐसा लगता है कि आप आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये सही है। गौतम ने सिर हिलाया। 3 राज्यों की अकादमी पूरे महाद्वीप में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित पहली अकादमी है। हालांकि 3 राज्यों की अकादमी का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे साहित्य में एक नए युग का निर्माण करने वाला माना जा सकता है। अब आप इस अकादमी के मास्टर हैं। आप अब बहुत गौरवशाली हैं। मैं आपको खोजने कैसे नहीं आ सकता था? मैं समझ गया। ऋषिकेश को अच्छी तरह पता था कि गौतम 3 किंगडम्स अकादमी के उद्घाटन के दिन हंगामा मचाना चाहता था ताकि वह फिर कभी अपना सिर न उठा सके। वरोई, उसने विषय बदल दिया। लेकिन तुम किसी बात पर गलत हो। यहाँ बड़ा आदमी मैं नहीं बल्कि नॉर्थ मिस्टिक हेवंस कंसोर्ट है। ये कहते हुए सभी लोग एक तरफ हट गए ताकि गौतम राजमेहरा को स्पष्ट रूप से देख सके। नॉर्थ मिस्टिक हेवंस कंसोर्ट। गौतम ने राजमेहरा को देखा तो वह सम्मानपूर्ण भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। मैं गौतम हूँ। नमस्कार कंसोर्ट। राजमेहरा की आभा किसी दिव्य प्राणी की तरह थी। भले ही वह चुपचाप खड़ा था, फिर भी गौतम को एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा महसूस हुई। हालांकि वह यहाँ धमाका करने आया था, लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति नहीं था।
वह अच्छी तरह जानता था कि वह किसे नाराज कर सकता है और किसे नहीं। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। गौतम ने ये देखकर उसके प्रति और भी अधिक सम्मान महसूस किया। नौस्वर्ग अमर क्षेत्र में एक महान व्यक्ति से जैसी अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में असाधारण था। जब से उसे 300 साल पहले नंबर 1 साहित्यिक दिग्गज होने का सम्मान मिला था, तब से वह छिपकर साधना कर रहा था। हाल ही में जब उसने गलती से थ्री किंगडम्स अकादमी के उद्घाटन के बारे में सुना, तब वह वापस लौटा। इसलिए वह केवल राजमहरा की पहचान कॉन्सर्ट के रूप में जानता था और यह नहीं जानता था कि राजमहरा एक साहित्यिक संत थे। गौतम ने तब कहा, धन्यवाद कॉन्सर्ट, मैं आज यहाँ बदला लेने आया हूँ, कृपया हस्तक्षेप न करें। राजमहरा ने उदासीनता से कहा, मुझे आपकी नाराजगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऋषिकेश ने सिर हिलाया। कैसे कॉन्सर्ट हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? यह अच्छा है। गौतम ने एक आत्मसंतुष्ट नज़र प्रकट की। ऋषिकेश, क्या तुम फिर से मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करोगे जैसा तुमने 3500 साल पहले किया था? ऋषिकेश ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यहाँ तो कॉन्सर्ट भी देख रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता है? वह अपना गुस्सा भी दबा रहा था। उसने कॉन्सर्ट के मार्गदर्शन में अभी अभी अर्धसंत योग्यता प्राप्त की थी। वह कॉन्सर्ट को कैसे शर्मिंदा कर सकता था? बहुत बढ़िया। गौतम ने 3 उंगलियां उठाईं। हम 3 राउंड में मुकाबला करेंगे। यह अभी भी नृत्य, साहित्यिक तलवार और साहित्यिक भगवान होगा। कोई बात नहीं। गौतम की ओर बढ़ते हुए ऋषिकेश की नज़र दृढ़ थी। इस समय अनन्या ने फिर से राजमहरा की आस्तीन खींची। पिताजी, वह बड़ा ब्रश वाला बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा है? राजमहरा मुस्कुराया। उसने जो 3 बातें कहीं, वे विद्वानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सबसे आम विषय हैं। साहित्य में नृत्य का मतलब है कागज़ के एक टुकड़े पर एक वाक्य या कई शब्द लिखना। जिसके पास अच्छी साहित्यिक प्रतिभा होगी, उसके पास कागज़ का एक भारी टुकड़ा होगा। और साहित्यिक तलवार आपके शरीर में प्रतिभा की आभा को साहित्यिक तलवार में संघनित करना है। जिसकी तलवार ज्यादा तेज होगी, वह जीतेगा। साहित्यिक भगवान के लिए, जो कोई भी संत की रोशनी को ज्यादा शानदार ढंग से उत्सर्जित करेगा, वह जीतेगा। मैं समझ गया। अनन्या ने सिर हिलाया। विद्वानों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। C102। जब वे बोल रहे थे, ऋषिकेश और गौतम भीड़ के बीच में खड़े थे। वे दोनों 100 फीट से भी कम दूरी पर थे और उनकी आंखें मिल गईं। हवा में तनाव दिखाई दिया। मुझे ब्रश दो। गौतम ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और विशाल ब्रश उड़कर उसके हाथ में आ गया। सभी ने उसे ध्यान से देखा। ब्रश का शाफ्ट किसी विशेष धातु से बना हुआ लग रहा था। ब्रश ने जमीन में जो गहरा छेद किया था, उससे सभी को यकीन था कि यह पेन कम से कम 50 किलोग्राम का होगा। जहां तक प्रकाश और अन्य लोगों का सवाल है, उन्हें याद आया कि गौतम का ब्रश असाधारण शक्ति वाली एक आत्मा कलाकृति थी। ऋषिकेश ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय किया और अपने साथ लाए गए आत्मा कलाकृति ब्रश को बाहर निकाला। मुझे कागज दो। वे दोनों एक साथ चिल्लाए। दूर से स्कूल से 2 सफ़ेद कागज के टुकड़े उड़कर उनके सामने तैरने लगे। कृपया आगे बढ़ो, कृपया आगे बढ़ो। साहित्यिक जगत के नियमों के अनुसार आधिकारिक प्रतियोगिता से पहले साहित्यिक जगत में सभी को एक दूसरे के सामने झुकना था। उन दोनों ने ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने हाथों में ब्रश थामे और सफ़ेद कागज पर लिखा। 5 सेकंड से भी कम समय में उन दोनों ने लिखना समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ को घुमाया, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा निकाली और कागज को दूर जमीन पर फेंक दिया। धमाका, धमाका। 2 जोरदार धमाकों के बाद कागज के 2 टुकड़े जमीन में 1 इंच गहराई तक धंस गए। प्रकाश ने एक विशेष हाथी दांत शासक के साथ गहराई को मापने के बाद कहा। शिक्षक और वरिष्ठ गौतम दोनों ने 1 इंच गहरा गड्ढा बनाया। यह एक ड्रॉ है। 3 राज्यों की अकादमी के 50,000 शिष्य सभी गुप्त रूप से उत्साहित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसा कि कॉन्सर्ट द्वारा सिखाए गए एक अर्धसंत से अपेक्षित था। उनकी ताकत पहले से ही स्थापित साहित्यिक दिग्गज गौतम के बराबर थी। ऋषिकेश भी बेहद उत्साहित थे। यदि कॉन्सर्ट का मार्गदर्शन न होता, तो आज पहले मैच में गौतम के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता। गौतम ने भौहें सिकुड़ीं। उन्होंने ऋषिकेश के अर्धसंत होने की उम्मीद नहीं की थी। इस बूढ़े मूर्ख ने 2000 साल तक यहाँ छिपकर वास्तव में एक सफलता हासिल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस क्रॉस कंट्री अकादमी की स्थापना करने की हिम्मत की। गौतम ने गहरी सांस ली। उसने आज की प्रतियोगिता के लिए अनगिनत कष्ट सहे थे। उसे विश्वास था कि वह अगले राउंड में ऋषिकेश को पूरी तरह से कुचल सकता है। जारी रखें। गौतम ने दहाड़ते हुए दोनों हाथों से मोहरें बनाईं, जबकि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्त रूप से उमड़ पड़ी। आप प्रतिभाशाली हैं और आप अपनी साहित्यिक तलवार से देशों को नष्ट कर सकते हैं। जब उसने और ऋषिकेश ने एक साथ ये 2 शब्द कहे, तो उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही सुनहरी रोशनी 2 लंबी तलवारों में बदल गई जो 10 फीट से ज्यादा लंबी थीं और उन दोनों के सामने तैरने लगीं। दोनों तलवारें नंगी आंखों से निकले अनगिनत गहरे शब्दों से बनी थीं। वे एक असहनीय प्रतिभाशाली आभा से भरी हुई थीं। प्रकाश और अन्य, साथ ही 50,000 शिष्य चौंक गए, जैसा कि एक अर्धसंत से संघनित साहित्यिक तलवार से अपेक्षित था। तलवार की ऊर्जा विस्मयकारी थी। / ऋषिकेश और गौतम ने एक साथ दहाड़ लगाए और एक दूसरे पर अपनी तलवारें घुमाईं।
धमाका, तलवार की ऊर्जा बिखर गई। ऋषिकेश और गौतम की तलवारें पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गईं, लेकिन ऋषिकेश की तलवार थोड़ी पहले ही टूट गई थी। हाहा, गौतम जोर से हंसा। ऋषिकेश, तुम्हारी साहित्यिक साधना वाकई प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी भी थोड़े कमतर हो। ऋषिकेश ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हारी उन्नति वाकई चौंकाने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस विद्वान को मैंने उस समय आसानी से हरा दिया था, वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा। गौतम ने दांत पीसते हुए कहा, यह बदला लेने की शक्ति है। इतना बड़ा अपमान झेले बिना तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना दृढ़ निश्चयी हूं। ऋषिकेश ने एक पल सोचा और ऊपर देखा। मैं अभी तक नहीं हारा हूं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। गौतम की नजर आक्रामक थी। इस अंतिम दौर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। साहित्यिक प्रतियोगिता में साहित्य भगवान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन खंड था। साहित्यिक भगवान को संक्षिप्त करने के लिए न केवल अत्यंत गहन साहित्यिक साधना की आवश्यकता थी, बल्कि साहित्यिक प्रतिभा और अतुलनीय धीरज की भी आवश्यकता थी। अतीत में गौतम पहले 2 दौर में केवल मामूली नुकसान में रहे थे। लिटरेरी गॉड के दौरान वह बुरी तरह हार गया। उसे अच्छी तरह याद था कि ऋषिकेश में अचानक 2 रंगों की चमक पैदा हो गई थी। हालांकि अपनी सारी ताकत खर्च करने के बाद भी वह अभी भी किसी भी स्टारलाइट को संघनित नहीं कर सका। इस तरह की असमानता बस एक खाई थी जिसे साहित्यिक हस्तियों के लिए पार करना असंभव था। ऋषिकेश ने धीमी आवाज में कहा, मैं ये साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो। गौतम ने ठंडी सांस ली और कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने शरीर में सच्चे सार और प्रतिभा की आभा को उन्मत्त रूप से सक्रिय किया। उफ्टिल्ड, उसके शरीर से एक चमकदार बैंगनी प्रकाश आकाश में उछला। फिर लाल, पीले, नीले और सुनहरे दिव्य प्रकाश बैंगनी प्रकाश के साथ चमक उठे। 5 रंगों के एक साथ मिलने के बाद वे आकाश को भरने वाले स्टारलाइट में बदल गए। 5 रंगों की स्टारलाइट ने जमीन को रोशन कर दिया। 5 रंगों की स्टारलाइट, 7 रंगों की पवित्र रोशनी से केवल 2 रंग दूर, जैसा कि महाद्वीप के नंबर 1 साहित्यिक दिग्गज से उम्मीद की जाती है। जब उन्होंने गौतम की 5 रंगों वाली स्टारलाइट देखी तो बाईजुंगियन और अन्य लोगों ने ईमानदारी से आश्चर्य व्यक्त किया। ऋषिकेश ने इस समय एक अतुलनीय गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की और उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने शरीर में सच्चे सार और प्रतिभा की आभा को भी सक्रिय किया। बैंगनी प्रकाश प्रकट होने के बाद केवल 2 रंग, लाल और पीले, ने इसे घेर लिया। ये सिर्फ 3 रंगों वाली स्टारलाइट है। ये देखकर प्रकाश और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनके शिक्षक एक नए उन्नत अर्ध संत थे और अभी भी गौतम से कमतर थे। गौतम ने एक पल के लिए इंतजार किया और जब उसने महसूस किया कि ऋषिकेश के शरीर में कोई नया रंग नहीं दिखाई दिया तो वह प्रसन्नता की एक झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। ऋषिकेश, तुम फिर भी हार गए। तुमने उस समय मेरे खिलाफ जिस तरह से जीत हासिल की थी, उसी तरह से मैं आज तुम्हारे खिलाफ जीतूंगा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है न? उसे तुरंत राहत महसूस हुई। ऋषिकेश को पूरी तरह से कुचलकर ही वह महाद्वीप पर सही मायने में नंबर 1 साहित्यिक दिग्गज बन सकता था। वास्तव में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की साहित्यिक दुनिया भी उसका सम्मान करती थी। ऋषिकेश ने खुशी से सिर हिलाया और झुकने ही वाला था। साहित्य साधना में सिद्धों का सम्मान किया जाता है। आपकी उपलब्धियां वास्तव में मेरी उपलब्धियों से अधिक हैं। कृपया मेरी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, प्रकाश ने जल्दी से चिल्लाया, गुरु, रुको। ऋषिकेश द्वारा संघनित 3 रंगीन सितारा चमक अचानक बिखर गई और अनगिनत छोटी रोशनी में बदल गई जो और भी अधिक रंगीन थी। सभी ने ऊपर देखा। सितारा चमक जो मूल रूप से 3 रंगों की थी, अब 7 रंग की और चमकदार हो गई थी। एक रहस्यमय 7 रंगीन पवित्र प्रकाश ने स्टार चमक को अकादमी की पत्थर की पट्टिका से लंबे समय तक जोड़ा। 7 रंगीन पवित्र प्रकाश। इस समय गौतम के चेहरे पर मुस्कान जम गई। तुम साहित्य संघ क्षेत्र में कैसे पहुंच सकते हो? उसने जल्दी से 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति की दिशा में देखा। पत्थर की पट्टिका पर 2 असाधारण वाक्य लिखे थे। बिना सादा जीवन के उच्च आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना मन की शांति के उच्च आकांक्षाएं प्राप्त नहीं हो सकती। ये तुमने लिखा। गौतम ने चौंक कर ऋषिकेश की ओर देखा। बस ये 2 वाक्य ही ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थे कि वह कितना प्रतिभाशाली था। उसे यकीन था कि जो व्यक्ति ये 2 पंक्तियां लिख सकता है, वह निश्चित रूप से एक साहित्यिक संत है जो दुनिया में शायद ही कभी देखा जाता है। इस समय ऋषिकेश, प्रकाश और अन्य लोगों को भी एक अनुभूति हुई। ये पता चला कि संत की रोशनी उत्सर्जित करने वाली 7 रंगों वाली पवित्र ज्योति ऋषिकेश द्वारा नहीं, बल्कि पत्थर की पट्टिका पर पत्नी द्वारा लिखे गए शब्दों द्वारा उत्पन्न की गई थी। मैं ऐसी अद्वितीय रचना कैसे लिख सकता हूँ? ऋषिकेश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और राज मेहरा की ओर देखा। साहित्यिक संत दुनिया के साहित्यकार हैं। ये सब उन्हीं का काम है। वर्तमान साहित्यकार संत। गौतम ने जल्दी से राज मेहरा की ओर देखा। ये पता चला कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के साहित्यिक संत न केवल एक प्रमुख व्यक्ति थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली साहित्यकार संत भी थे। उन्होंने साहित्यकार संत के सामने वास्तव में दिखावा किया। अगर वे जीत भी गए तो गर्व करने की क्या बात थी? जिसकी बात करें तो साहित्यिक संत इतनी कम उम्र में ही साहित्यकार संत बन गए थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हजारों वर्षों से जीवित था, उसने बदला लेने की ठानी थी।
अर्ध संत स्तर तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे थे। साहित्यिक संत के सामने दिखावा करने और आत्मसंतुष्ट होने का उसे क्या अधिकार था। साहित्यिक जगत के शिखर पर साहित्यिक संत गौतम के रहते हुए उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ये सोचकर गौतम ने जल्दी से अपना ब्रश रख दिया, अपने कपड़े ठीक किए और जल्दी से राजमहरा के पास जाकर झुक गया। मैं आपकी वीरता को पहचानने में चूक गया, कृपया मुझे दोष न दें सर। उसने अपना सम्मान दिखाने के लिए सर शब्द पर विशेष जोर दिया। अध्याय 103। गौतम की हरकतें देखकर ऋतिकेश और अन्य लोग पहले तो चौंके, फिर समझ गए। वे जानते थे कि गौतम को पत्नी के सामने खुद को कमतर महसूस हुआ होगा, अन्यथा अपने अहंकारी व्यक्तित्व के साथ वह पत्नी के सामने इतनी विनम्रता से क्यों झुकता। फिर भी पत्नी एक महान साहित्यिक संत थी और गौतम अधिक से अधिक एक अर्ध संत था। उसने 5-6 हजार वर्षों तक कठोरतापूर्वक साधना की थी और फिर भी वह पत्नी के स्तर का 1/3 से भी कम था। उसे वास्तव में पत्नी के सामने आत्मसंतुष्ट होने का अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ अगर उसने ऋतिकेश को हरा दिया। पत्नी की नज़र में उसका अभी का आत्मसंतुष्ट होना एक जोकर की तरह भद्दा था। गौतम के अगले शब्दों ने सभी के विचारों की पुष्टि की। मैंने सोचा था कि ऋतिकेश को हराने के बाद मैं पूरे महाद्वीप को नीचे देखने के लिए खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे साहित्यकार संत मुझे किनारे से देख रहे होंगे। अब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भले ही मैं सबसे ऊंचे पद पर खड़ा हूं, फिर भी आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं। अर्ध साहित्यकार संत और साहित्यकार संत के बीच सिर्फ एक शब्द का फर्क था, लेकिन फर्क जमीन पर था। कान ड्रैगन महाद्वीप के अरबों साल के इतिहास में सैकड़ों और हजारों अर्ध संत हुए हैं। साहित्यकार संत के लिए वे बेहद दुर्लभ थे, और यह भी कि इतिहास में पहली बार हुआ था कि राजमहरा जैसे कोई व्यक्ति कम उम्र में साहित्यकार संत बन गया हो। इस समय गौतम के मन में राजमहरा के लिए असीम प्रशंसा और आदर था। राजमहरा ने शांति से कहा, खुद को जानना जरूरी है। चूंकि आप अपनी स्थिति जानते हैं, इसलिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मेरे कुछ नतीजे आए हैं, मैं खुद पर गर्व नहीं करता। हाँ सर, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। गौतम ने फिर सिर झुकाया। अगर कोई और उसके बारे में ऐसा कहता तो वह निश्चित रूप से पलटवार करता या हमला भी करता। हालांकि कॉन्सर्ट एक साहित्यिक संत थे, चाहे जो भी हो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कॉन्सर्ट के शब्द उचित थे। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कही गई महान ज्ञान थी जो लंबे समय से उच्च पद पर था। वह गौतम कॉन्सर्ट के बुद्धिमान शब्दों को सुनने के लिए भाग्यशाली था। फिर गौतम ने राजमहरा को फिर से झुकाया और जाने के लिए मुड़ा। ऋतिकेश और अन्य लोगों ने देखा कि वह आराम से चल रहा था, जैसे कि वह राहत महसूस कर रहा हो। ये समझ में आया। हालांकि कॉन्सर्ट ने गौतम की आलोचना की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि उनके पास सुधार की गुंजाइश है। गौतम वर्तमान साहित्य संत की प्रशंसा पाकर खुश कैसे नहीं हो सकते थे। जहां तक ऋतिकेश का सवाल है, हालांकि वह हार गया था, कॉन्सर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होना अभी भी एक शानदार हार थी। इसलिए उन्होंने आज की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय राजमहरा को पढ़ाने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। सभी उत्सुकता से अकादमी में राजमहरा के पीछे पीछे चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वर्तमान साहित्य संत के व्याख्यान को प्राप्त करने में सक्षम होने से निश्चित रूप से उनकी भविष्य की साधना में बहुत लाभ होगा। पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। सूरज ढल रहा था। 3 राज्यों की अकादमी के 50,000 से अधिक लोगों के सम्मानजनक अनुरक्षण के तहत राजमहरा अपनी बेटियों को जैद गाड़ी में लेकर आए और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में लौटने के लिए तैयार हुए। पूर्वी बंजर भूमि की किलिन पर्वत श्रृंखला में। लोकेश, तुम एक बार भाग सकते हो, लेकिन तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। चलो आत्मसमर्पण करते हैं। जल्दी करो और बैंगनी बादल ड्रैगन सम्राट सेन किंग को हमारे हवाले करो, अन्यथा न केवल हम तुम्हें मार देंगे, बल्कि हम तुम्हारे रहस्यवादी बादल मंडप को भी नष्ट कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? क्रोधित और अहंकारी आवाजें सुनाई दीं। इस समय घास के मैदान में 2 दुखी आकृतियां तेजी से भाग रही थीं। उनमें से एक थे मेडिसिन गॉड वैली सेक्ट के वैली मास्टर विनय मौर्य। उनके साथ मौजूद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पूर्वी बंजर भूमि के मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के संप्रदाय के मास्टर लोकेश थे। विनय मौर्य और लोकेश घनिष्ठ मित्र थे। हाल ही में लोकेश की बेटी, जो 1 वर्ष से भी कम उम्र की थी, को अचानक एक अजीब बीमारी हो गई, इसलिए उसने पिलकिंग विनय मौर्य से उसका निदान करने के लिए कहा। विनय मौर्य ने अनुमान लगाया कि लोकेश की बेटी की अजीब बीमारी का इलाज केवल बैंगनी बादल ड्रैगन सेन नामक आध्यात्मिक जड़ी बूटी से किया जा सकता है। लोकेश ने चारों ओर पूछताछ की तो उसे पता चला कि किलिन पर्वत श्रृंखला में एक रहस्यमय क्षेत्र है जहां बैंगनी बादल ड्रैगन सेन प्रकट हो सकते हैं। आज उन्होंने विनय मौर्य को इस आध्यात्मिक घास को खोजने के लिए अपने साथ रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सौभाग्य से उन्हें जल्दी ही बैंगनी बादल ड्रैगन सम्राट सेन मिल गया और यह एक सेन राजा था। यह एक संत रैंक बैंगनी बादल ड्रैगन सम्राट सेन राजा था। किंवदंती के अनुसार ऐसा सेन राजा 10,000 वर्षों में एक बार देखा जाता था और एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक घास था। हर बार जब ये परिपक्व होता तो सुनहरी जड़ें उगाती और इसका पूरा शरीर अमर ऊर्जा से घिरा होता। यह न केवल ऊर्जा और आत्मा को बहाल करने में प्रभावी था, बल्कि यह मानव शरीर में 360 छिद्रों को तुरंत साफ कर सकता था।
ये किसी के मेरिडियन को समतल कर सकता था और किसी के संविधान को तुरंत शक्तिशाली स्थिति में ला सकता था। भले ही यह नश्वर हो, इस सेन राजा को खाने के बाद वे असाधारण साधना योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि कोई साधक पहले से ही शक्तिशाली था तो इसे खाने के बाद वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए पूर्वी बंजर भूमि के किसी भी संप्रदाय के लिए यह आध्यात्मिक घास एक शीर्ष खजाना था। यही कारण था कि विनय मौर्य और लोकेश ने अन्य संप्रदायों के पागल पीछा को आकर्षित किया। आखिरकार साधना की दुनिया में मानव जीवन कभी कभी संत श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी से कहीं कम महत्वपूर्ण होता था। भयानक बात यह थी कि उनका पीछा करने वाले संप्रदाय बहुत शक्तिशाली थे। 3 शुद्ध संप्रदाय, स्वर्गीय सूर्य संप्रदाय, 9 भट्टी स्वर्ग संप्रदाय और विशाल आत्मा महल सभी पूर्वी बंजर भूमि में शीर्ष 20 संप्रदाय थे। विनय मौर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर बोझ डालूंगा। लोकेश के चेहरे पर आत्मग्लानि का भाव दिखाई दिया। मैं पीछे रहूंगा, जल्दी करो और मेरी बेटी को बचाने के लिए सेन राजा को वापस लाओ। ये कमीने कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एक कदम भी देर से आगे बढ़े तो हम उनके द्वारा मारे जाएंगे। चलो अपनी सांस बर्बाद न करें और भाग जाएं। विनय मौर्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उन दोनों ने बोलना समाप्त किया, बगल में घास से हवा के सैकड़ों झोंके आए और आकृतियां चमक उठीं। अशोक 4 से 500 आध्यात्मिक चक्र मंच के शक्तिशाली लोगों के साथ बाहर भागा और अहंकार से बोला, लोकेश, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? हा, मिस्टिक क्लाउड पवेलियन भी पूर्वी बंजर भूमि में एक बड़ा संप्रदाय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम संप्रदाय के गुरु के रूप में इतने बेकार होगे। अशोक के पीछे विशाल आत्मा महल के शिष्यों ने उपहास और आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किए। लोकेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अशोक, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। जैसे ही वह अपनी उड़ती हुई तलवार को बुलाकर मौत से लड़ने वाला था, विनय मौर्य ने अचानक उसे पीछे खींच लिया। विनय मौर्य ने अपनी छाती से 7 रंग की गोली निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। धमाका! औषधीय गोली फट गई और एक विशाल धुंध में बदल गई। वेनशान, चलो। विनय मौर्य ने जल्दी से लोकेश को खींचा और आगे बढ़ा। इस समय वह जानता था कि उनसे सीधे लड़ना एक अंडे से चट्टान पर हमला करने जैसा था। अशोक लोकेश जितना ही शक्तिशाली था। जहां तक लोकेश की बात है, उसने घेराबंदी तोड़ते समय भयंकर युद्ध का अनुभव किया था और वह पहले से ही घावों से भरा हुआ था। वह अशोक के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसे समय रहते पता चल गया कि उसके स्टोरेज रिंग में एक और फैंटेसी पिल है। इसे फेंकने के बाद ये धुंध के साथ फट सकती थी, जो अशोक और अन्य लोगों को एक पल के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। वे दोनों पागलों की तरह भागे जब तक कि उनके सामने एक विशाल प्राकृतिक खाई दिखाई नहीं दी। यह विनय मौर्य ने असीम चट्टान को देखा और अवाक रह गया। लोकेश ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि स्वर्ग आज मुझे मरना चाहता है। वे दोनों लगभग थक चुके थे। अगर वे अभी चट्टान से नीचे कूदते तो निश्चित रूप से मर जाते। ये देखकर कि अशोक और अन्य लोगों की आवाज़ें करीब आ रही थीं, लोकेश ने अचानक मुंह से खून थूक दिया। अगर मैं, लोकेश, मरता हूं तो मर जाऊंगा। मेरी बेचारी छोटी बेटी अभी 1 साल की भी नहीं हुई है। 3 शुद्ध संप्रदाय, स्वर्गीय सूर्य संप्रदाय, 9 भट्टी स्वर्ग संप्रदाय और विशाल आत्मा महल, तुम लोगों ने मुझे सेन राजा को छीनने के लिए एक निराशाजनक स्थिति में फंसा दिया। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगा। विनय मौर्य ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने लोकेश की बेटी को देखा था। छोटी लड़की गोरी, गोल-मटोल और प्यारी थी। लोगों ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। दुर्भाग्य से, भगवान, क्या वेनशान और मैं वास्तव में आज यहाँ मरने वाले हैं? विनय मौर्य ने आसमान की ओर देखा। अचानक उसने अलौकिक बादलों के बीच से देखा। वे स्पष्ट रूप से एक शानदार जेट गाड़ी को 4 विशाल हरे पंखों वाले पक्षियों के खिंचाव के तहत राजसी ढंग से चलते हुए देख सकते थे। अध्याय 104। क्या ये कॉन्सर्ट की जेट गाड़ी हो सकती है? विनय मौर्य अपने दिल में एक अवर्णनीय खुशी की लहर दौड़ते हुए कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। जेट गाड़ी बेहद आलीशान थी। बादलों में यह अमरलोक की वस्तु की तरह लग रही थी। विनय मौर्य को उत्साहित करने के लिए बस एक नज़र ही काफ़ी थी। इस तथ्य के साथ कि आज राजकुमारी तांगयांग का जन्मदिन था, विनय मौर्य ने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि बादलों में जो था वह राजमहरा की जेट गाड़ी थी। लोकेश, शायद हमें अब और मरना नहीं पड़ेगा। विनय मौर्य ने उत्साह से लोकेश के कंधे पर थपथपाया। लोकेश दंग रह गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वे पहले से ही सड़क के अंत में थे। उनके पीछे पीछा करने वाले आने वाले थे और बहुत शक्तिशाली थे। उसे मरना नहीं था। क्या यह मजाक था? विनय मौर्य ने दूर बादलों में जेट गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जेट गाड़ी में बैठा व्यक्ति शायद नॉर्थ मिस्टिक हेवन का कॉन्सर्ट है। अगर हम उससे मदद मांगें तो हमारे बचने की उम्मीद होगी। लोकेश ने सम्मानपूर्वक देखा। अगर वह वाकई इतना बड़ा शख्स होता तो क्या वह खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए नीचे आता? विनय मौर्य चुप हो गए। ये सही है, कॉन्सर्ट का अस्तित्व कैसा था? उसकी नज़र में पूरा महाद्वीप शायद सिर्फ तैरते बादल और धूल था। वह कॉन्सर्ट से सिर्फ एक बार मिला था। शायद वह कॉन्सर्ट से उसे बचाने के लिए कहने के योग्य नहीं था। दूसरी बार सोचने पर विनय मौर्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, कंसोर्ट जैसे व्यक्ति का दिमाग कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम अनुमान लगा सकें। कोई बात नहीं, चलो पहले इसे आजमाते हैं।
जब उसने यहाँ तक सोचा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी ताकत जुटाई और दूर खड़ी जैद गाड़ी की ओर चिल्लाया। इस समय राजमहरा जैद गाड़ी में 4 छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा था। छोटी लड़कियां सभी राजमहरा की बाहों में थीं और बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी बाहों में मचल रही थीं। कोई बुला रहा है। अचानक रिया रुक गई और ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। अनन्या ने उसकी ओर देखा। तुमने भी सुना? ठीक है, हमने भी सुना। अलीशा और राधिका ने भी सिर हिलाया। तो क्या तुमने टोफू सेव मी सुना? अनन्या ने पूछा। ठीक है, रिया, अलीशा और राधिका ने एक साथ सिर हिलाने से पहले ध्यान से सोचा। राजमहरा ने उनकी बातचीत सुनी और लगभग जोर से हंस पड़े। राक्षस आध्यात्मिक भावना से उसने तुरंत विनय मौर्य की मदद के लिए पुकार सुनी। पत्नी, मुझे बचाओ। छोटी लड़कियों ने वास्तव में पत्नी शब्द को टोफू समझ लिया। राजमहरा वास्तव में खुश थे। बेशक, क्योंकि जैद गाड़ी विनय मौर्य से कम 20,000 फीट दूर थी, छोटी लड़कियों की सुनने की क्षमता के साथ उसकी आवाज़ सुन पाना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। पिताजी, चलो देखते हैं कि कौन उन्हें बचाने के लिए टोफू के लिए चिल्ला रहा है। छोटी लड़कियों ने तुरंत राजमहरा को खींच लिया। वे बहुत उत्सुक थे। टोफू खाया गया था तो ये कैसे जान बचा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति बहुत भूखा था? अपनी आध्यात्मिक भावना के माध्यम से राजमहरा ने देखा कि विनय मौर्य और अन्य लोग चट्टान के किनारे पर थे और तुरंत समझ गए कि वे एक बेहद खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे। इसके अलावा वह जानता था कि उसकी बेटियां इतनी जल्दी उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में वापस नहीं लौटना चाहती थीं। इसलिए उसने हरे पंखों वाले पक्षी को धीमा करके नीचे उतरने के लिए कहा। इस समय उन्होंने देखा कि जैद गाड़ी अचानक उतरी। विनय मौर्य तुरंत प्रसन्न हो गए। ये वास्तव में काम कर गया। पत्नी ने मेरी मदद के लिए पुकार सुनी। जब उसने शानदार जैद गाड़ी का पूरा रूप देखा तो उसे पहले से ही 100% यकीन था कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति राजमहरा था। लोकेश भी उत्साहित था। जैद गाड़ी में कोई भी बड़ा शख्स क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उन्हें बचाने में सक्षम होगा। आखिरकार पूर्वी बंजर भूमि का तो जिक्र ही न करें, पूरा महाद्वीप भी ऐसे अस्तित्व से विस्मित था। अशोक अपने शिष्यों के साथ विनय मौर्य से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर था। वे सभी रुक गए और हरे पंखों वाले उड़ते हुए पक्षी और जैद गाड़ी को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देखा। अशोक की आंखें घबराहट से भर गई थीं। तुम सबने अभी सुना? हाँ, उसके पीछे बैठे शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया। उन्होंने कॉन्सर्ट से उन्हें बचाने के लिए चिल्लाया। कॉन्सर्ट? अशोक ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। हरे पंखों वाली उड़ती हुई चिड़िया जैद गाड़ी स्पष्ट रूप से मिस्टिक आइस पैलेस की शाही गाड़ी थी और विनय मौर्य कॉन्सर्ट को बुला रहे थे। दूसरे शब्दों में, जैद गाड़ी में बैठा व्यक्ति संभवतः उत्तरी मिस्टिक हेवन की कॉन्सर्ट थी। यही कारण था कि अशोक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शिष्य ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? अशोक ने अपनी मुट्ठियां भींचने से पहले एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी और सोचा। पीछे हटो, सावधान रहना बेहतर है। उसे समझ में आ गया कि जैद गाड़ी में चाहे कोई भी हो, वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वे अपमानित कर सकें। इसके अलावा विनय मौर्य की आवाज़ सुनकर दूसरा दल नीचे उतर आया, इसलिए अशोक को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसके पीछे खड़ा शिष्य हैरान होकर बोला, क्या हमें इतना सावधान रहना होगा? अशोक ने पलटकर उस शिष्य को जोर से थप्पड़ मारा और डांटा, तुम क्यों नहीं देखते कि दूसरा दल कौन है? हम सावधान कैसे नहीं रह सकते? अगर कोई और विनय मौर्य और लोकेश की मदद करे तो मैं तुम लोगों को आगे लाने में संकोच नहीं करूंगा। हालांकि हमारे विशाल आत्मा महल की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूरा पूर्वी बंजर भूमि संप्रदाय भी जैद गाड़ी में बैठे उस बड़े आदमी के सामने नहीं टिक सकता। क्या वह अब आगे बढ़कर मौत को दावत नहीं दे रहा है? सभी शिष्य उससे सहमत थे। वास्तव में अहंकार लक्ष्य पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के सामने कोई बिल्कुल भी अहंकारी नहीं हो सकता और उसे बेहद सावधान रहना पड़ता है। फिर अशोक धीरे धीरे अन्य शिष्यों के साथ पीछे हट गया। इससे पहले कि वे पहाड़ की चोटी छोड़ने वाले होते, राजमहरा अपनी बेटियों के साथ जैद गाड़ी से बाहर निकल आए। जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से उम्मीद थी, अशोक अपनी सावधानी के लिए बहुत आभारी था। इस समय उसने सोचा कि कैसे 3 शुद्ध संप्रदाय, स्वर्गीय सूर्य संप्रदाय, 9 भट्टी स्वर्ग और उसके भाई संप्रदाय के गुरु सभी लोगों को रहस्यवादी बादल मंडप में लाए थे। मुझे भाई और बाकी लोगों को जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए सूचित करना है। अगर कॉन्सर्ट मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में चली जाती है तो यह भयानक होगा। जब वे लोकेश और बाकी लोगों को घेर रहे थे, अशोक, उसका भाई माथुर और बाकी लोग अलग हो गए। उसका काम लोगों को लाकर लोकेश और बाकी लोगों को मारना था, जबकि बाकी लोग मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में इंतजार करने चले गए। अब ऐसा लग रहा था कि यह कोई समझदारी भरा फैसला नहीं था। अगर कॉन्सर्ट उनसे टकरा जाती और मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में नरसंहार शुरू कर देती तो नतीजा ये होता। अशोक ने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने शिष्यों को उनके जाने की जल्दी में ले आया। चट्टान पर विनय मौर्य और लोकेश के झुकने के बाद उन्होंने राजमहरा को आज जो कुछ भी हुआ था सब बताया। फिर लोकेश ने सम्मानपूर्वक कहा, आज आपके आने से ही वे दुष्ट लोग डर गए। भविष्य में मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। उसने देखा कि अशोक और अन्य लोग पहले ही पीछे हट चुके थे। पत्नी की वजह से अशोक और अन्य लोगों ने शायद जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की।
इससे उसे बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। इसके साथ ही उसने विनय मौर्य को अपने साथ मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में वापस आने का इशारा किया। विनय मौर्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं मदद करता तो मैं बच्चे को बचाने में अधिकतम 70 से 80% आश्वस्त होता, लेकिन अगर पत्नी ने कार्रवाई की तो वह बच्चा निश्चित रूप से बच जाएगा। लोकेश को ज्ञान हुआ, ये सही है, पत्नी किस तरह की व्यक्ति थी। यहाँ तक कि विनय मौर्य पिलकिंग भी उसे बहुत सम्मान देते थे। इसका मतलब यह था कि कॉन्सर्ट में निश्चित रूप से मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। कंसोर्ट, मैं आपसे मेरी बेचारी बेटी को बचाने की विनती करता हूँ। लोकेश इतना उत्साहित था कि वह घुटनों के बल बैठना चाहता था। पिताजी, हमें उस छोटी लड़की को दिखाने के लिए ले आइए। छोटी लड़कियों ने भी उम्मीद भरी निगाहें दिखाईं। उन्होंने सोचा कि कैसे वह छोटी लड़की 1 साल की होने से पहले ही इतनी बीमार हो गई। कितनी दयनीय बात है। न केवल वे चाहती थीं कि उनके पिता उसे बचाएं, बल्कि वे उसका उत्साह भी बढ़ाना चाहती थीं। अपनी बेटियों की विनती सुनकर राजमेहरा ने अंत तक एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया और सहमत हो गए। अध्याय 105। स्वर्गीय बादल पर्वत, रहस्यवादी बादल मंडप। आलीशान हरे पंखों वाली उड़ती हुई पक्षी गाड़ी आसमान में उड़ती हुई पहाड़ की चोटी पर स्थित प्रांगण की ओर उड़ी। ये दृश्य देखकर रहस्यवादी बादल मंडप के शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के शाही परिवार की जेड गाड़ी है। क्या ये हो सकता है कि हमारे रहस्यवादी बादल मंडप में कोई बड़ा शख्स आ गया हो? गुरु ने कहा कि रहस्यवादी बादल मंडप की स्थापना के 30,000 वर्षों में हम कभी भी 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र से किसी के संपर्क में नहीं आए हैं। यह असाधारण है। मुझे पक्का एहसास है कि आज के बाद हमारा रहस्यवादी बादल मंडप पूर्वी बंजर भूमि में प्रसिद्ध हो जाएगा। शिष्यों की प्रशंसा के बीच जेड गाड़ी प्रांगण में उतरी। राजमेहरा अपनी 4 बेटियों के साथ बाहर चले गए। लोकेश और विनय, जो सबसे पहले पहुंचे थे, जल्दी से आगे बढ़ गए। पत्नी, कृपया आगे बढ़ो। लोकेश अभी भी बहुत उत्साहित था। वेनशान, क्या तुम्हें मारक मिल गया? एक खूबसूरत महिला सामने के यार्ड में मुख्य हॉल से बाहर निकली। वह लोकेश की पत्नी माला थी। लोकेश ने खुशी से कहा, न केवल हमें मारक मिल गया, बल्कि हमने मदद के लिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को भी आमंत्रित किया। माला ने जल्दी से अपना सिर उठाया और राजमेहरा को देखा। वह चौंक गई, जैसा कि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के एक महान व्यक्ति से अपेक्षित था। उनकी आभा असाधारण थी। नमस्कार पत्नी, माला ने जल्दी से झुककर सिर हिलाया। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी सांस बर्बाद मत करो, चलो पहले बच्चे को देखते हैं। ठीक है। लोकेश और माला ने जल्दी से रास्ता दिखाया और राजमेहरा को पिछवाड़े के बेडरूम में ले आए। राजमेहरा ने छात्रावास में बिस्तर के बगल में एक सुंदर पालना देखा। पालने में एक छोटी लड़की को कपड़े में लपेटा गया था। उसने अपनी निगाहें केंद्रित की और छोटी लड़की की गोरी त्वचा के नीचे एक हल्की हरी रोशनी देखी। चूंकि वह सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया था, इसलिए राजमेहरा इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। छोटी लड़की की रक्त वाहिकाओं में हरे कीड़े तैर रहे थे। उसके पास ग्रैंडमास्टर स्तर के चिकित्सा कौशल थे, जो कि पूर्ण रहस्यवादी सूत्र के साथ संयुक्त थे। राजमेहरा ने एक नज़र में निर्धारित किया कि छोटी लड़की को एक अत्यंत बुरे गू जहर से जहर दिया गया था। जैद सिल्क मैरो गू को खा रहा है। पत्नी, क्या माहिरा को गू जहर से जहर दिया गया था? लोकेश ने जल्दी से पूछा। उसे याद आया कि विनय ने पहले कहा था कि माहिरा को गू जहर से जहर दिया गया था। हालांकि विनय ने यह नहीं बताया कि यह क्या था। उसने केवल इतना कहा कि पर्पल क्लाउड ड्रैगन सेन के सम्राट इस गू जहर का इलाज करने में सक्षम थे। राजमेहरा ने सिर हिलाया। ये सही है, उसके अंदर के गू को जैड सिल्क मैरो डेवोरिंग गू कहा जाता है। ये गू बहुत ही दुष्ट है। एक बार जब ये किसी व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करता है, तो यह अस्थि मज्जा में अवशोषित हो सकता है और रक्त के माध्यम से शरीर पर जल्दी से आक्रमण कर सकता है। यह न केवल अस्थि मज्जा को तेजी से खा जाएगा, बल्कि यह लाखों गू कीड़े भी पैदा कर सकता है, जो 7 दिनों से भी कम समय में किसी व्यक्ति को अंदर से खा सकते हैं। हिस्टिल्ड, राजमेहरा के शब्दों ने लोकेश और माला को चौंका दिया। विनय ने चौंकते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत ही दुष्ट गू जहर है। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। पहले उसे केवल इतना पता था कि यह एक प्रकार का गू जहर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जैड सिल्क मैरो डेवोरिंग गू है। ये कल्पना की जा सकती है कि अगर वह माहिरा को बचा भी लेता, तो शायद वह इस बच्चे को बचा ही न पाता। दूसरी बार सोचने पर उसे, लोकेश और माला को लगा कि कॉन्सर्ट उन्हें बच्चे में गू विष बता सकता है। इसका मतलब यह था कि कॉन्सर्ट को बच्चे को ठीक करने का पूरा भरोसा था। लोकेश और माला जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और प्रणाम किया। कॉन्सर्ट, कृपया बच्चे को जल्दी से बचाए। अनन्या और दूसरी 2 लड़कियों ने भी उम्मीद में अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। इतनी छोटी बहन को कीड़ों के काटने से बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि वह तुरंत ठीक हो जाएगी। ये सही है, उसे जल्दी से ठीक होना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। छोटी लड़कियों को कितना प्यार करते हुए देखकर लोकेश और माला भावुक हो गए। राजमेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के विनय से कहा, पर्पल क्लाउड ड्रैगन सेन के अलावा एक और 3 इंच लंबी सुनहरी सुई तैयार करो, साथ ही गोल्डन क्रो ग्रास और बोन वॉशिंग ग्रास भी तैयार करो। उसने एक ही बार में 10 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम बताए। विनय बिना आराम किए ध्यान से सुन रहा था।
उसे पता था कि राजमहरा एक बेमिसाल गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था, और अगर वह आज किनारे से देखता तो वह निश्चित रूप से ज़ैड सिल्क मैरो डेवोरिंग गू से निपटने के लिए आवश्यक अनमोल अनुभव सीखता। क्योंकि मिस्टिक क्लाउड पवेलियन की ताकत असाधारण थी, इसमें कई कीमती और अजीब जड़ी बूटियां थीं। बहुत जल्द विनय ने राजमहरा के अनुरोध के अनुसार जड़ी बूटियां एकत्र की और एक सुनहरी सुई तैयार की। राजमहरा ने सभी जड़ी बूटियों को गोली भट्टी में डालने के बाद उसने लपटों को मजबूत करने के लिए अपने सम्राट दायरे की खेती का इस्तेमाल किया। हुटिल्ड, जैसे ही एक समृद्ध सुगंध फैली, एक औषधीय गोली जो पूरी तरह से 7 रंगों के गहन प्रकाश में ढकी हुई थी उसके हाथ में दिखाई दी। पत्नी, ये गोली कौन सी है? विनय चौंक गया। राजमहरा ने शांति से कहा, यह गोली एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की 7 खजाना जीवन वापसी की गोली है। यह अस्थि मज्जा को धो सकती है और आत्मा को ठोस बना सकती है। विनय ने सिर हिलाया। पत्नी वास्तव में एक संत स्तरीय औषधीय गोली को सहजता से परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए चौंकाने वाली शक्तिशाली थी। जब उन्होंने देखा कि राजमहरा द्वारा परिष्कृत औषधीय गोली कितनी असाधारण थी तो लोकेश और माला प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। लोकेश भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। माहिरा, तुम अपने नियत उपकारकर्ता से मिल गई हो। फिर राजमहरा ने माहिरा के मुंह में 7 खजानों की जीवन वापसी की गोली डाल दी। उसी समय उन्होंने धीरे धीरे माहिरा के सिर के शीर्ष पर बह हुई एक पॉइंट में सुनहरी सुई डाली। स्वर्गीय बादल पर्वत के बाहर हजारों लोग विभिन्न राक्षस जानवरों पर सवार होकर दमनकारी गति के साथ 4 टीमों में मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के पास पहुंचे। जब संप्रदाय की रक्षा करने वाले शिष्यों ने ये देखा तो उन्होंने घबराहट के भाव प्रकट किए और तुरंत रक्षात्मक हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमारे मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में क्यों आए हैं? मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के ग्रैंड एल्डर आनंद जैन आगे बढ़े और मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के शिष्यों के सामने रुक गए। उन्होंने इसे पहचान लिया। जो लोग आए थे वे 3 शुद्ध संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भीम, आकाश सूर्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अमित, नौकड़ाही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हर्षद और विशाल आत्मा महल के महल गुरु माथुर थे। और जब संप्रदाय गुरु लोकेश हरे पंखों वाली उड़ती हुई पक्षी ज़ैड गाड़ी को अभी अभी स्वर्गीय बादल पर्वत पर लाए तो उन्हें पता था कि आज कोई बड़ा शख्स आया है। इसके अलावा चूंकि संप्रदाय गुरु लोगों को वापस ले आए थे, इसलिए हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए वह जानता था कि अब संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों को परेशान करना उचित नहीं था, इसलिए उसने भीम और अन्य लोगों से बात करने की पहल की। भीम ने आनंद जैन की ओर देखा और कहा, हम स्वाभाविक रूप से बैंगनी बादल ड्रैगन सम्राट सेन किंग को पाने के लिए यहाँ आए हैं। आज वे भी उस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। मूल रूप से यदि लोकेश को स्वर्ग श्रेणी का बैंगनी बादल ड्रैगन सेन प्राप्त होता तो वे इसे अनदेखा कर सकते थे, लेकिन अब लोकेश को स्वर्ग श्रेणी का सेन राजा प्राप्त हो गया था, जिससे उनमें बहुत अधिक लालच पैदा हो गया। इन चारों संप्रदायों ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि वे रहस्यवादी बादल मंडप से अधिक शक्तिशाली थे, बलपूर्वक इसे जब्त करने और फिर लूट को विभाजित करने के लिए। आखिरकार यह एक ऐसा लाभ था जो उन्हें बहुत अधिक प्रयास किए बिना मिल सकता था। उनके पास इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था। आनंद जैन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सेन राजा तुम्हारा है? अमित ने डांटा, चाहे वह हो या न हो, सेन राजा हमें दिया जाना चाहिए। हर्षद ने व्यंग्य किया, क्या तुम हमारे साथ तर्क करना चाहते हो? माथुर बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने पहले ही अपने हाथ में एक भयानक सच्ची ऊर्जा की गेंद बना ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण हमला कर देगा। आनंद जैन ने उनके अहंकारी भावों को देखा और न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग तरीके से कहा, मेरी ताकत साधारण है और 4 संप्रदाय के गुरुओं की तुलना में नहीं हो सकती। मैं आपसे तर्क करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हालांकि मुझे सभी को याद दिलाना है कि आज हमारे मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में एक बड़ा शॉट मौजूद है। सभी के लिए सावधानी से हमला करना बेहतर है। बड़ा शॉट? भीम और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। आनंद जैन ने आगे कहा, यह बड़ा शॉट उत्तरी मिस्टिक हेवन के शाही परिवार से है, लेकिन मैं ये पुष्टि करने के लिए योग्य नहीं हूं कि वह कौन है। उत्तरी मिस्टिक हेवन का शाही परिवार? उसके शब्दों ने भीम और अन्य लोगों को चौंका दिया। अगर यह वास्तव में उत्तरी मिस्टिक हेवन के शाही परिवार से कोई था तो 4 प्रमुख संप्रदाय वास्तव में उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के पास पूर्वी बंजर भूमि में ताकत थी, लेकिन यह एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय नहीं था। वे उत्तरी मिस्टिक हेवन के शाही परिवार जैसे शक्तिशाली अस्तित्व के संपर्क में आने के लिए कैसे योग्य थे? चूंकि लोकेश राजमहरा को वापस ले आया था, इसलिए अशोक अभी तक नहीं आया था। भीम, माथुर और अन्य लोग क्षण भर के लिए यह पुष्टि करने में असमर्थ थे कि आनंद जैन की बातें सच थीं या झूठ। कुछ सोचने के बाद भीम ने जांच करने का फैसला किया कि क्या ये सच था। इसलिए वह अपने राक्षस जानवर पर सवार होकर आगे बढ़ा और अपने हाथों को मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के प्रांगण की ओर मोड़ लिया। खुद को प्रोत्साहित करने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, 3 शुद्ध संप्रदाय भीम उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की शक्तिशाली आकृति को हमसे मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। अमित, हर्षद और माथुर ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक शानदार कदम था। यदि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की कोई शक्तिशाली आकृति मौजूद होती तो निश्चित रूप से खबर होती। यदि नहीं तो यह साबित हो सकता था कि आनंद जैन झूठ बोल रहे थे। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी।
जैसे ही भीम ने बोलना समाप्त किया, एक भयानक आध्यात्मिक भावना ने अचानक 5 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। उस आध्यात्मिक भावना के दबाव में उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और उनके दिलों में अवर्णनीय भय पैदा हो गया है। धमाका! आसमान से एक विशाल शक्ति उतरी और भीम को राक्षस जानवर से हजारों फीट दूर उड़ा दिया। तभी उन्हें एक युवक की आवाज़ सुनाई दी। चुप रहो। राजमहरा, जो बेडरूम में था, ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये कहने के बाद वह अपने हाथ में मौजूद सुनहरी सुई की ओर देखने लगा। इस समय सुनहरी सुई से हरा खून बह रहा था। माहिरा, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। अध्याय 106। माहिरा की चीखें सुनकर लोकेश और माला ने तुरंत खुशी के भाव प्रकट किए। अगर बच्ची रो सकती है तो इसका मतलब है कि वह ठीक हो जाएगी। हे भगवान, ये बहुत आश्चर्यजनक है। पत्नी वास्तव में हमारे परिवार की उपकार करता है। दंपति ने जल्दी से घुटने टेक दिए और राजमहरा को प्रणाम किया। राजमहरा के जादुई हाथों ने माहिरा को नर्क के द्वार से वापस ला दिया। ये दयालुता स्वर्ग द्वारा दी जाने वाली दया से भी बढ़कर थी। छोटी लड़कियों ने खुशी से ताली बजाई। वाह, डैडी बहुत बढ़िया हैं। छोटी लड़की बहुत जोर से रो रही है। वह हमें ये बताने की कोशिश कर रही होगी कि वह ठीक हो गई है। हाँ 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 हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चारों छोटी लड़कियां तुरंत पालने के सामने गईं और प्यार से लिपटी माहिरा को नापने लगीं। दूसरी ओर विनय के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। तो कॉन्सर्ट, आपने बच्चे को उसकी अस्थि मज्जा को फिर से बनाने और परजीवी को मारने के लिए एक आंतरिक गोली और एक यूपंक्चर दिया ताकि जहर को दूर भगाया जा सके। आपकी क्षमता स्वर्ग विरोधी है। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। माहिरा के लिए कुल 3 सबसे बड़ी समस्याएं थीं। पहली थी सही निदान, दूसरी थी औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना, तीसरी थी जहर को पूरी तरह से खत्म करना। ये कहा जा सकता है कि इन तीनों कठिनाइयों में से प्रत्येक के लिए चौंकाने वाली क्षमता की आवश्यकता थी। ग्रैंडमास्टर की ताकत के बिना ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। राजमहरा थोड़ा मुस्कुराए। ग्रैंडमास्टर स्तर की चिकित्सा तकनीक और ताइयान पिल स्क्रॉल का होना तो बस बच्चों का खेल था। ये देखकर कि माहिरा अभी अभी ठीक हुई थी और उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था, माला जल्दी से उसे खिलाने के लिए बगल के बेडरूम में ले गई। पिताजी, क्या हम उसके पेट भर जाने के बाद उसके साथ और खेल सकते हैं? अनन्या और बाकी लोगों ने पूछा। राजमहरा ने प्यार से सिर हिलाया। बेशक, छोटी लड़कियों ने खुशी के भाव प्रकट किए। पिताजी बहुत अच्छे हैं। इस समय विनय ने पूछा, वेन शान, इतने समय के बाद भी तुमने मुझे यह नहीं बताया कि बच्चे को जहर क्यों दिया गया? उसने हजारों सालों से खेती की थी, लेकिन जैड सिल्क मैरो डेवोरिंग ब्लू जैसे जहर के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे ये देखा जा सकता था कि यह जहर कितना दुर्लभ था। इसके अलावा पूर्वी बंजर भूमि में गोपालन करने वाली कोई जनजाति नहीं थी। इससे विनय हैरान रह गया। लोकेश ने इस बारे में सोचा और कहा, 2 दिन पहले मैं पास के रेडस्टोन सिटी में विदेशी किंग मियाओ कबीले के कुछ लोगों से मिला था। उन्होंने चुपके से मुझ पर एक परजीवी रखा और बच्चे को संक्रमित कर दिया। किंग मियाओ कबीला? विनय ने यह सुनकर कांप उठा। प्राचीन इतिहास के अनुसार ये कबीला पूर्वी समुद्र के बाहर रहता था। वे बहुत रहस्यमय थे और विशेष रूप से गू को पालने में कुशल थे। आप उनसे कैसे मिले? लोकेश ने कहा, हाल ही में रेड रॉक सिटी में युवा लड़कियां गायब हो रही हैं। उनके सिटी लॉर्ड ने मुझे उन्हें खोजने में मदद करने के लिए कहा। मैंने केवल संयोग से किंग मियाओ कबीले के लोगों की खोज की। दुर्भाग्य से मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिल सका, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। विनय ने ताली बजाई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन लड़कियों को किंग मियाओ कबीले ने पकड़ लिया था। वे शायद परजीवियों को पालने के लिए लड़की का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वह परजीवी एक प्राचीन स्तर का महान परजीवी है। उसे याद आया कि प्राचीन इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किंग मियाओ कबीले में 9 यिंग गोल्डन स्नेक गू नामक एक प्राचीन कीड़ा था। ये परजीवी एक युवा लड़की के ताज़ा शरीर को एक कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करता था और 81 दिनों तक पोषित होने के बाद पैदा होता था। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली 9 यिंग गोल्डन स्नेक गू राक्षस जानवरों के स्तर के अनुसार टियर 9 दानव जनरल की ताकत तक पहुंच सकता था। अपने फैसले को सत्यापित करने के लिए विनय ने जल्दी से राजमहरा की ओर देखा। पत्नी, क्या आपको लगता है कि मेरा अनुमान सही है? राजमहरा के पास परम रहस्यवादी सूत्र था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किंग मियाओ कबीले के इतिहास और स्थिति को अपने हाथ की तरह जानता था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं। विनय थोड़ा खुश हुआ। उसने आखिरकार कॉन्सर्ट के सामने अपनी विद्वता साबित कर दी थी। फिर उसने कहा, किंग मियाओ कबीले ने परजीवियों को पालने के लिए लोगों को पकड़ने के लिए समुद्र पार किया। ऐसा लगता है कि वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं। किंग मियाओ कबीले के पास एक बहुत शक्तिशाली छिपा हुआ पारिवारिक कबीला था जो उनका समर्थन कर रहा था। उनके लिए इतना बड़ा उपद्रव करना वाकई बहुत चिंताजनक था। लोकेश ने कहा, मैंने उनका पीछा करने के लिए एक कुलीन खुफिया अधिकारी को काम पर रखा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही उनके असली ठिकाने का पता लगा लेंगे। अगर वे वास्तव में किसी को पकड़ लेते हैं तो वे निश्चित रूप से समय रहते उन्हें रोक पाएंगे। विनय ने सिर हिलाया। हाँ, किंग मियाओ कबीले का पूर्वी बंजर भूमि पर आक्रमण करना कोई छोटी बात नहीं थी।
अगर वह कॉन्सर्ट के आसपास रहते हुए इस समस्या को हल कर सकता है तो ये पूरे पूर्वी बंजर भूमि और यहाँ तक कि कैंग ड्रैगन महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। क्योंकि अनन्या और अन्य लोग माहिरा का इंतजार कर रहे थे, लोकेश ने राज मेहरा को चाय पीने के लिए सामने के यार्ड में लिविंग रूम में आमंत्रित किया। इस समय स्वर्गीय बादल पर्वत के बाहर, हे भगवान, 3 शुद्ध संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वास्तव में उड़ गए थे। संप्रदाय गुरु भीम की चरम आत्मा अवस्था साधना के साथ भी वह दूसरे पक्ष के एक भी हमले को रोकने में असमर्थ था। हमला करने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत भयानक था। ऐसा लगता है उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की शक्तिशाली आकृति वास्तव में रहस्यवादी बादल मंडप में है। राज मेहरा के थप्पड़ से भीम उड़ गया क्योंकि वह चिल्लाया था। ये थप्पड़ न केवल भीम के शरीर पर पड़ा बल्कि चारों प्रमुख संप्रदायों को भी भयभीत कर दिया। इस समय चारों प्रमुख संप्रदायों के हजारों शीर्ष शक्ति संपन्न सभी भयभीत थे। उन्होंने एक ही समय में पहाड़ की चोटी पर स्थित प्रांगण की ओर देखा। उन्हें लगा कि कोई प्राचीन देवता उस स्थान की रक्षा कर रहा है और इसने उन्हें अपने दिल की गहराई से विस्मय का अनुभव कराया। मिस्टिक क्लाउड पवेलियन के आनंद जैन और अन्य लोगों ने 4 महान संप्रदायों के भावों को देखा और उत्साहित भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सके। भीम और अन्य पूर्वी बंजर भूमि के संप्रदायों में शीर्ष 20 में हैं। उनके शिष्यों की संख्या 100,000 से अधिक है। हालांकि उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग से आए उस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। आनंद जैन ने आह भरी। उनके संप्रदाय के गुरु भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसे भयानक बड़े आदमी का सामना करना पड़ा। भाई, इस समय दूर से एक चिल्लाहट आई। सबने पलटकर देखा कि यह विशाल आत्मा महल से अशोक था जो लोगों को लेकर आया था। जब वह माथुर के सामने पहुंचा तो अशोक ने जल्दी से कहा, हमला मत करो अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस बिंदु पर माथुर स्वाभाविक रूप से समझ गया कि अशोक का क्या मतलब था। इसलिए उसने पूछा, दूसरे भाई, क्या आप जानते हैं कि मिस्टिक क्लाउड पवेलियन में कौन सा बड़ा आदमी आया था? वह पहले से ही यहाँ है। अशोक कांप उठा और उसने कहा, ये समझ में आता है। अपनी क्षमता के साथ वह एक ही कदम में 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। माथुर ने आग्रह किया, मुझे बताओ वह कौन है? अशोक ने अपना हाथ उठाया और विस्मय में झुक गया। यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी है, हिस्टिल्ड। ये सुनकर न केवल माथुर और अन्य बल्कि आनंद जैन और अन्य भी चौंक गए। उन्होंने कल्पना की कि उस व्यक्ति की एक बहुत ही प्रमुख पहचान थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी थी। रहस्यवादी बादल मंडप इतने बड़े व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कैसे ला सकता है? तो ये संगिनी है। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। माथुर, अमित और हुओ यू ने अपने सिर हिलाए और आह भरी। अगर उन्हें पता होता कि ऐसी कोई आकृति उतरेगी तो वे किसी को भी रहस्यवादी बादल मंडप में लाने की हिम्मत नहीं करते। सौभाग्य से उन्होंने अभी खुद को संयमित किया था और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी को सीधे अपमानित नहीं किया था। भीम की बात करें तो जिसे राज मेहरा ने थप्पड़ मारकर अपंग बना दिया था, उसकी आंखों में कोई आक्रोश नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें आत्मग्लानि से भरी थीं। भीम, तुम्हें अभी थोड़ा सावधान रहना चाहिए था और अपनी आवाज़ कम करनी चाहिए थी। अध्याय 107। मारहुर, अमीर और हर्षद ने एक साथ भीम की ओर देखा। संप्रदाय गुरु भीम, अब हमें क्या करना चाहिए? हालांकि भीम अपंग हो गया था, फिर भी भूखा ऊंट घोड़े से बड़ा था। 3 शुद्ध संप्रदाय की ताकत 3 संप्रदायों से कहीं ज्यादा थी। भीम मरा नहीं था, इसलिए उनके लिए किसी भी समय वापसी की संभावना थी। इस समय वे अभी भी भीम के नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार थे। आखिरकार भीम एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था और विचारों के साथ आने में उनसे बेहतर था। भीम ने कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक मुझे अपना खजाना निकालना होगा और कॉन्सर्ट से माफी मांगनी होगी। मारहुर और बाकी लोगों ने एक पल के लिए सोचा और एक ही समय में सिर हिलाया। ठीक है, यह अज्ञात था कि उन्होंने वर्षों में कितने छोटे संप्रदायों को परेशान किया था। उन छोटे संप्रदायों ने अपनी सुरक्षा और क्षमा मांगने के लिए अपने खजाने निकाले। अब और भी अधिक शक्तिशाली उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी के सामने उन्हें स्वाभाविक रूप से उसके साथ पक्षपात करना पड़ा। सभी ने खजाने निकाल लिए। भीम ने कहा, बस सामान बाहर ही छोड़ दो, चलो तुरंत चलते हैं। आमिर ने उलझन में पूछा, क्या हम साथी से माफी नहीं मांगेंगे? अगर तुम मरना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। भीम ने डर का भाव प्रकट किया। साहब ने मुझे स्पष्ट रूप से मारा क्योंकि उसने अभी मुझे शोर मचाते हुए पाया। अगर हम उसे फिर से परेशान करते हैं, अगर हम साथी को नाराज करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम बच सकते हैं? आमिर, हर्षद, मरहुर और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कॉन्सर्ट ने उसे शोरगुल करते हुए पाया। अगर वह फिर से आगे बढ़ता तो वह वास्तव में मौत को दावत देता। फिर भीम ने आनंद जैन की ओर विनम्रता से देखा। कृपया हमारे खजाने कॉन्सर्ट को दे दें और उनसे कहें कि हम किसी भी समय उनके आने का इंतजार करेंगे। आनंद जैन ने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं कॉन्सर्ट को बताऊंगा कि आपने क्या कहा। अगर कॉन्सर्ट न होता तो ये लोग उससे विनम्रता से कैसे बात कर सकते थे? भीम और अन्य लोगों के रवैये में आए बदलाव को देखकर आनंद जैन ने राज मेहरा की और भी प्रशंसा की। भीम और अन्य लोगों के चले जाने के बाद आनंद जैन ने सभी खजाने पहाड़ पर लाकर रख दिए। राज मेहरा को देखकर उन्होंने अपने दिल में कहा,
कॉन्सर्ट से जैसी उम्मीद थी, उनकी आभा वास्तव में अतुलनीय थी। फिर उन्होंने भीम और अन्य लोगों के खजाने पेश किए और उनकी बातें बताईं। हाँ, मैं समझ गया। राजमहरा ने सहजता से सिर हिलाया। उसके लिए इन 4 संप्रदायों ने उसे कभी नाराज नहीं किया था। बस इतना था कि जब उसने अभी माहिरा पर एक्यूपंक्चर किया था तो उसे भीम की आवाज़ परेशान करने वाली लगी और उसने सहजता से उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि चूंकि वहां सभी तरह के अच्छे खजाने थे, इसलिए राजमहरा ने औपचारिकता नहीं निभाई और उन सभी को स्वीकार कर लिया। तो पत्नी, मैं विदा लेता हूँ। आनंद जैन ने फिर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और चले गए। जैसे ही वह चला गया, एक आदमी तेजी से अंदर आया। ये व्यक्ति लोकेश द्वारा नियुक्त एक खुफिया अधिकारी था। राजमहरा को प्रणाम करने के बाद उसने लोकेश की ओर देखा और कहा, संप्रदाय गुरु लोकेश, हमें किंग मियाओ कबीले के निशान मिले हैं। उन्होंने कम से कम 200 लड़कियों को पकड़ लिया है और पहले ही पूर्वी समुद्र में सवार हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि वे पूर्वी समुद्र को पार करके पूर्वी समुद्र के बाहर उजाड़ भूमि पर वापस जाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लोकेश के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। पत्नी, किंग मियाओ कबीले ने इतनी बड़ी सेना को जुटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली होगी। गू को कास्ट करने की उनकी क्षमता के साथ उन लड़कियों को बचाने में हमारी सफलता की संभावना अधिक नहीं है। पत्नी, कृपया उन मासूम लोगों को बचाओ। विनय ने खुद को सिर हिलाया। लोकेश ने जो कहा वह वाकई समझ में आया। किंग मियाओ कबीला एक बेहद रहस्यमयी प्राचीन कबीला था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें एक भयानक छिपे हुए कबीले का समर्थन प्राप्त था। अगर वे मासूम लड़कियों को बचाना चाहते तो केवल पत्नी को ही पूरा भरोसा होता। पिताजी, जाकर उन्हें बचाओ। हम यहाँ थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ पिताजी, लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करो। हम कड़ी मेहनत करेंगे और खेलेंगे। अनन्या और बाकी लोगों ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। इस समय सुकियोंग ने पहले ही माहिरा को खाना खिला दिया था और बच्चे को हॉल में ले गया था। ये देखकर राजमहरा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, डैडी के वापस आने का इंतजार करो। राजमहरा को कार्रवाई करते देख लोकेश और विनय ने खुशी का संकेत दिया। जब तक कॉन्सर्ट कार्रवाई करेगा, वह निश्चित रूप से सफल होगा। फिर लोकेश ने कहा, कंसोर्ट, मैं आपके साथ कुछ शिष्यों को लाऊंगा। हालांकि कॉन्सर्ट अकेले ही सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन लोकेश अपना चेहरा दिखाने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसके अलावा जब तक वह कॉन्सर्ट का अनुसरण करता और ईमानदारी से सीखता, वह निश्चित रूप से कुछ कौशल सीखता। लोकेश इतना बढ़िया मौका नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पीट पीट कर मार ही डाला जाए। राजमहरा ने उदासीनता से कहा, जरूर। इसके साथ ही उसने पूरे प्रांगण की सुरक्षा के लिए एक बड़ी संरचना बनाई। इस संरचना को सूर्य चंद्र तारा संरचना कहा जाता था। यह अत्यंत रक्षात्मक थी और इसमें केवल बाहर निकला जा सकता था, लेकिन प्रवेश नहीं किया जा सकता था। ये यहाँ बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती थी। राजमहरा को इतनी प्राचीन संरचना बनाते देख लोकेश, भीम और अन्य लोग चौंक गए। पत्नी वास्तव में सम्माननीय और भयानक थी। हालांकि जाने से पहले लोकेश ने अपने अधीन हजारों कुलीन शिष्यों को प्रांगण के बाहर पहरा देने का विशेष आदेश दिया। उसकी राय में भले ही पत्नी ने इतनी चौंकाने वाली संरचना बनाई हो, लेकिन वह लापरवाह नहीं हो सकता था। आखिरकार उसके परिवार की राजकुमारियां बेहद कीमती थीं। अधिक प्रयास करना उचित था। फिर खुफिया अधिकारी के नेतृत्व में राजमहरा पूर्वी सागर की ओर बढ़ गया। पूर्वी सागर तटरेखा से 10,000 मील दूर था। एक विशाल ब्लैक बोन ड्रैगन जहाज हवा और लहरों पर सवार था। यह जहाज 3 स्तरों में विभाजित था। ऊपर की 2 मंजिलें किंग मियाओ कबीले के सदस्यों से भरी हुई थीं। उन सभी ने अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनमें खौफनाक वाइब्स थे। और सबसे निचले स्तर पर एक महिला के रोने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह डर से भरी हुई थी। बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम फिर से रोई तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा और तुम्हारे मुंह बंद कर दूंगा। उसके शाप देने के बाद एक कोड़े की आवाज़ सुनाई दी, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। लड़कियों पर नज़र रखने के लिए मुख्य गार्ड का नाम हर्षवर्धन था और उसकी निगाहें भयंकर थीं। जो भी लड़की उसे उकसाती, उसे ज़रूर पीटा जाता। हर्षवर्धन, तुम वापस जाकर नेता को ये कैसे समझाओगे? इस समय ऊपर से एक हवादार आवाज़ सुनाई दी। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसकी नाक तीखी थी, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके तीसरे स्तर पर चला गया। हर्षवर्धन ने मुड़कर तुरंत मुस्कुराया। पहले बुजुर्ग, मुझे बस डर है कि वे आपको परेशान करेंगे। बूढ़ा आदमी किंग मियाओ कबीले का पहला बुजुर्ग मो यूलोंग था। वह वही था जिसने क्रॉस सी गिरफ्तारी का नेतृत्व किया था। मो यूलोंग ने संतुष्ट भाव से पिंजरे में लड़कियों को देखा। ये सभी लड़कियां जीवंत और बहुत सुंदर हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से सबसे अच्छे 9 यांग गोल्डन स्नैक गू का पालन पोषण करने में सक्षम होंगी। अब और मत लड़ो। लोगों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाना हमारे लिए आसान नहीं है। हाँ, हर्षवर्धन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, पहले बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि हमने इस बार पूर्वी बंजर भूमि के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हम अभी भी विपरीत तट से 100,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं। अगर वे हमारा पीछा करने आए तो ये परेशानी भरा होगा। मो यूलोंग मुस्कुराया। तुम एक होशियार व्यक्ति हो। हर्षवर्धन की आंखें चमक उठीं। उस स्थिति में महान बुजुर्ग, आप पहले से ही इससे निपटने के लिए तैयार हैं।
बेशक, मोह्यूलों के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। इस योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैंने विशेष रूप से पूर्वी सागर में सबसे क्रूर लाल आंखों वाले ड्रैगन वेल को एक गुवम दिया है। केंद्र में 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल के साथ देवता भी हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन ने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया। पहले बुजुर्ग, आप बहुत होशियार हैं।